नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। तारीख है आज 22 मई और आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में भारतीय इस्पात संघ का भी एक रोल है। भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं, कौन चुने गए हैं और किसका स्थान लिया है उन्होंने, इन सब के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन चलते हैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। भारत के राजनीतिक परिदृश्य में मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में की बात करें तो ये न्यूज आपके भारत के इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई है। नेपाल ने अभी हाल ही में दो स्थान काला पानी और लिम्पियाधुरा के कुल 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेपाल के हिस्से में अपने मानचित्र में दिखाया है और ऐसे में उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी किया है कि यह नेपाल का हिस्सा है। बहुत पहले से ही ये बातचीत चल रही थी कि जो काला पानी स्थान है, आप देखेंगे कि इधर आप थोड़ा सा चले जाओगे, नेपाल का ये जो पूंछ वाला एक हिस्सा है यहीं पर आपको ये दिखाई देगा। अगर आप देखें तो ये लिम्पियाधुरा है और ये आपका इसी के पास पे काला पानी है। मतलब कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है नेपाल ने कहा है ये हमारा है, जबकि भारत कहता रहता है कि ये चीज हमारी है। मतलब कि ये जो स्थान है इसमें भारत का अधिकार है। बहुत समय से ये विवाद चल रहा है और ये विवाद आज का नहीं है, 1816 का है, सुगौली की संधि हुई थी। तो हाल फिलहाल नेपाल सरकार ने अपने देश का नया राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जारी किया है। नेपाल के भूबंधन और सुधार मंत्रालय की ओर से मंत्री पद्मा अर्याल ने यह मानचित्र 19 मई को जारी किया था। इस मानचित्र की मंजूरी नेपाली संसद के समक्ष रखा जाएगा। हाल फिलहाल नेपाल द्वारा जारी किए गए मानचित्र में भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा के कुल 395 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है। इस मानचित्र में काला पानी के कुल 60 वर्ग किलोमीटर और लिम्पियाधुरा के 335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल किया गया है। यानी लिम्पियाधुरा और काला पानी को नेपाल बता रहा है कि वो इसका हिस्सा है। थोड़ा सा इतिहास के बारे में बातचीत करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है। भारत द्वारा अभी हाल ही में वहां पे सड़क का निर्माण किया जा रहा था लिपुलेख से जाने के लिए, ताकि जो आपका इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स वो जो वहां पे तैनात है उनको रसद सामग्री पहुंचाई जा सके, आसानी से उनका आवागमन बनाया जा सके। और साथ साथ ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट का मतलब ये है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो चीन के ऊपर नजर रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में उत्तराखंड में धारचूला में लिपुलेख तक एक नई रोड का उद्घाटन किया था। इस रोड पर नेपाल ने आपत्ति जताई थी। इस रोड के निर्माण से कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की दूरी कम हो जाएगी और यह रोड सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सुगौली की संधि में इस बारे में तय किया गया था कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा क्या होगी। तो नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच सुगौली की संधि सन 1816 में हुई थी। सुगौली क्या है? सुगौली बिहार के बेतिया यानी पश्चिम चंपारण में नेपाल सीमा के पास का एक छोटा सा शहर है। इस संधि में काला पानी इलाके से होकर बहने वाली महाकाली नदी भारत और नेपाल की सीमा मानी गई है। इस संधि में तय हुआ कि काली और महाकाली नदी के पूरब का इलाका नेपाल का होगा और बाद में यह तय हुआ कि अंग्रेज सर्वेक्षक जो है इन्होंने काली नदी का उद्गम स्थान अलग अलग बताना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। मतलब ये बात तय हो गई थी कि जो पूरब का हिस्सा होगा वो नेपाल का होगा, जो पश्चिम का हिस्सा होगा वो भारत का होगा। तो ऐसे में उद्गम स्थल अलग अलग बताने से जो स्थिति बनी कि भाई कहां से पूरब लिया जाएगा, कहां से पश्चिम लिया जाएगा, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत शुरू हो गई। तो दरअसल महाकाली नदी जो है ये कई छोटी छोटी धाराओं के मिलने से बनी और इन धाराओं का उद्गम जो है वो अलग अलग है। लेकिन नेपाल का कहना है कि काला पानी के पश्चिम में जो उद्गम स्थान है वही सही है और एक लिहाज से पूरा इलाका उसका आता है। जबकि भारत के दस्तावेजों के सहारे यह साबित किया जा चुका है कि काली नदी का जो मूल उद्गम स्थान है वो काला पानी के पूरब में है। यानी कि ये जो इलाका है ये नेपाल के हिस्से में नहीं आता है। उद्गम इलाका जो है वो काला पानी के जो पूरब में है वो आपका नेपाल में आना चाहिए। तो सुगौली संधि के अंतर्गत नेपाल को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से उन सभी हिस्सों पर हक छोड़ना था जो नेपाल के राजा ने युद्धों में जीतकर हासिल किए थे। इनमें पूर्वोत्तर में सिक्किम था, सिक्किम रियासत, तथा पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र भी शामिल थे जो भारत में आ गए थे। चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण है काला पानी। काला पानी चीन, नेपाल और भारत की सीमा के मिलन बिंदु पर भारतीय राज्य उत्तराखंड में है। काला पानी इलाके का लिपुलेख दर्रा चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। सन 1962 से ही जो हमारे इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है वो उसके ऊपर पहरेदारी कर रही है। आईटीबीपी के वर्तमान समय में जो हेड है वो है एसएस देसवाल। एसएस देसवाल जो है ये देश के ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने लगभग चारों जो आपके विशेष सुरक्षा दल हैं, सैन्य बल हैं, उनका कमान संभाल रखी है।
तो आईटीबीपी के हेड जो वर्तमान समय में है वो है सुरजीत सिंह देसवाल। और सुरजीत सिंह देसवाल जी जो हैं ये अभी हाल ही में सीआरपीएफ के हेड भी थे, इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। बीएसएफ का अभी हाल फिलहाल इनके पास अतिरिक्त प्रभार है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। इससे पहले इनके पास सीआरपीएफ का अतिरिक्त प्रभार था। सीआरपीएफ में अभी 1 जनवरी 2020 को एक अपॉइंटमेंट हुआ था। एपी महेश्वरी, आनंद प्रकाश महेश्वरी जो है वो सीआरपीएफ के हेड बनाए गए हैं। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। आई थिंक ये जानकारी आपको काफी समझ में आ गई होगी। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था उसके बारे में यहां चर्चा करते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है दिलीप ओमेन। मैं थोड़ा सा हट इसलिए जाता हूं ताकि आप अंग्रेजी वाला कंटेंट भी देख सको। आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया एक प्राइवेट स्टील फर्म है और इसकी सीईओ दिलीप ओमेन, कहीं पर इनका नाम आपको ओमेन देखने को मिलेगा, कहीं पर उम्मन देखने को मिलेगा। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले जो इसके अध्यक्ष थे टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक थे, उनका नाम था टीवी नरेंद्रन। उन्होंने अभी हाल ही में इस पद से इस्तीफा दे दिया है। और एक असाधारण बोर्ड मीटिंग उनको कहा जाता है, जो वर्चुअल मीटिंग हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो अगले 2 वर्षों के लिए दिलीप ओमन जी हैं वो आईएसए यानी कि इंडियन स्टील अलायंस के हेड बने रहेंगे, अध्यक्ष बने रहेंगे। तो दिलीप ओमन कहां से आते हैं? आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया के सीईओ हैं, जिन्होंने टाटा के टीवी नरेंद्रन का स्थान ग्रहण किया है आईएसए में। अगली जानकारी है भारतीय रेलवे का पहला 12,000 एचपी यानी कि 12,000 हॉर्स पावर वाला इलेक्ट्रिकल इंजन का परिचालन किया गया। 1 हॉर्स पावर आप सभी जानते हैं 746 वाट होता है और 12,000 हॉर्स पावर मतलब बहुत शक्तिशाली इंजन है। ये पहला इतना शक्तिशाली इलेक्ट्रिक इंजन है जो भारतीय रेलवे ने शुरू किया है। और इस लोकोमोटिव का जो निर्माण है वो मेक इन इंडिया पहल के तहत फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा किया गया। एल्स्टॉम को अगर देखा जाए तो उसे हैवी इलेक्ट्रिक इंजन बनाने के लिए काफी जाना जाता है, विश्व की प्रसिद्ध कंपनियों में से एक है। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रेल इंजन जो बनते हैं वो भारत में बनते हैं और वो बनाता है चितरंजन रेल कारखाना। इस लोकोमोटिव का निर्माण बिहार के माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में किया गया है और यह जो इंजन है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और 6,000 टन का भार उठा सकता है। इस लोकोमोटिव का निर्माण 74% और 26% की भारतीय और फ्रांसीसी हिस्सेदारी के बीच में एक संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया है। और हाल फिलहाल ये जो लोकोमोटिव है ये भारत का सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव है। इसके अलावा भारत में कहां कहां इंजन बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इंजन निर्माण केंद्र जो भारत में है उनके बारे में बात करें तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन कहां है? ये आपका पश्चिम बंगाल में है। विद्युत इंजन बनता है यहाँ पर। डीजल लोकोमोटिव और देश का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे ज्यादा मात्रा में इंजन बनाने वाला कारखाना है। पिछले साल इन्होंने लगभग 431 रेल इंजन बनाए थे जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी तो आप समझ ही गए हैं यूपी में है। और डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला पंजाब में। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन, ये भी आपका पश्चिम बंगाल, चितरंजन मतलब पश्चिम बंगाल। और डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर आपका झारखंड में है, डीजल इंजन बनता है वहां पे। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल में। तो ये आपको थोड़ा सा जरूर पता होना चाहिए कि भाई रेल बनाने के कारखाने कहां है, रेल इंजन बनाने का कारखाना कहां है। तो चितरंजन बहुत प्रमुख है। अगली जानकारी पर चलते हैं। ये है जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहचानते हैं इन्हें पहचानिए। पहले जब फोकस किया करें तो तस्वीर की ओर फोकस करें। डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि 18 से 19 मई के बीच में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन किया गया। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कहा एक मसौदा पेश किया गया कि भाई कोविड-19 कैसे आया, कैसे ये मनुष्यों में फैला और इस वायरस से कितनी जानकारी छुपाई गई, कितनी जानकारी दी गई, इन सब में WHO का क्या रोल रहा, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन इसी बीच एक और नई खबर आई कि भारत जो है एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो कि जिसमें 34 सदस्य होते हैं WHO के, उसका हेड बनने जा रहा है। तो हेड के पोस्ट पर आप कौन पहुंचेंगे? वो पहुंचेंगे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वो 22 मई को पदभार ग्रहण करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लेंगे। यानी अभी तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मतलब यही होता है कि जब किसी भी चीज का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मतलब होता है कार्यकारी निकाय। कार्यकारी निकाय का सीधा सा मतलब यही है कि वो क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, वो इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होना चाहिए, कौन क्या रोल निभाएगा, इन सब के बारे में चर्चा की जाती है। और इन सब का डिसीजन जो होता है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही लेता है। WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आपके 34 सदस्य हैं और इसमें जो सदस्य देश होते हैं उनके ही प्रतिनिधि भाग लेते हैं।
इस कार्यकारी बोर्ड में स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी रूप से योग्य 34 व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। इन सभी सदस्यों को विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा इस कार्य के लिए चुने गए सदस्य राष्ट्रों द्वारा नामित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि कार्यकारी बोर्ड की बैठक का आयोजन एक वर्ष में कम से कम 2 बार किया जाता है, जिसमें पहली बैठक प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में होती है और दूसरी बैठक विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक के तुरंत बाद मई माह में आयोजित की जाती है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन बनने जा रहे हैं भाई हमारे WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष। अब WHO की बात करें तो टेड्रोस अदनम वर्तमान समय में वहां पर हेड है, और अगर हम बात करें तो WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये विश्व में आपका विश्व के स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए UN द्वारा कार्यकारी निकाय है। अगली जानकारी है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये एक वृद्धावस्था पेंशन स्कीम थी और बहुत ही बेहतरीन स्कीम थी। ये 4 मई 2017 में लाई गई थी और 1 साल के लिए शुरू में लाई गई थी, मतलब 2018 में इसको खत्म हो जाना था, लेकिन बाद में इसको फिर 2020 तक बढ़ा दिया गया और अभी हाल फिलहाल इसको 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने 4 मई 2017 को की थी। इसका मेन मोटिव ये था कि जो भी वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, जो कि 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं, वही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट सपोज उनके पास पैसा है लेकिन चाहते हैं कि इस पैसे पे उन्हें अच्छा खासा ब्याज मिले, उसके लिए ये योजना आई थी। और इसमें यह था कि अगर आप मासिक पेंशन चाहते हैं तो कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अधिकतम आप इस योजना में 1 साल में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, ये हो सकता है कि पति पत्नी मिलकर 15-15 लाख रुपए 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके हिसाब से 8% के हिसाब से ब्याज मिलना था, और ये जो मिलने वाला ब्याज है, जैसे कि अंदाजा लगाया कि आपने 1.5 लाख रुपए सबमिट किए और 8% के हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग 12,000 रुपए होता है ना। तो 12,000 रुपए आपको सालाना मिलेंगे, मतलब पूरे साल में आपको 12,000 रुपए मिलेंगे। तो 12,000 रुपए आपको 1,000 रुपए मासिक पेंशन के रूप में मिल जाएंगे, यानी 12 महीने में 12,000। लेकिन अगर आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 10,000 रुपए तक की पेंशन हर महीने मिलती रहेगी। तो अगर आपके पास कोई भी पैसा पड़ा है, 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के जो भी लोग हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि इसमें काफी सारे लोगों का रुझान आया और काफी सारे लोगों को इससे फायदा भी हुआ कि उनका पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ है, जैसे कोई आदमी रिटायर हुआ तो उसके बाद पैसा आया तो वो पैसा उठाकर उसने वहां पे सीधे इन्वेस्ट कर दिया और उसका जो ब्याज आता रहा वो मिलता रहा। लेकिन हाल फिलहाल लॉकडाउन के दौरान इसका ब्याज थोड़ा सा मुझे लगता है कम कर दिया गया है, तो हाल फिलहाल इसमें जो ब्याज मिल रहा है वो 7.4% की दर से मिल रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना फुल फॉर्म हो गया PMVVI का, और इसको जो शुरुआत किया गया 4 मई 2017 में शुरू की गई थी। शुरुआत में पहले 1 साल के लिए, फिर उसके बाद इसको 2 साल के लिए, मतलब फिर उसके बाद ये 31 मार्च 2020 से आगे 3 साल के लिए अवधि के लिए कर दी गई। यानी अब ये जो वैलिडिटी होगी 31 मार्च 2023 तक होगी। किस योजना की बात करें? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए हो सकता है, अधिकतम इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए 1 साल के भीतर, और 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग ही इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 60 वर्ष से ऊपर आप कितनी भी आयु हो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना होगी। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना आप सभी को पता है कि एकदम मेडिक्लेम पॉलिसी जैसी ये योजना है। आप जो भी गरीब लोग हैं वो अपना अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। तो आयुष्मान भारत ने हाल ही में 1 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है, मतलब कि इसमें 1 करोड़ लोग रजिस्टर कर लिए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत कम आय वाले और गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि आयुष्मान की जो लिमिट है वो कितनी है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था है। उसके तहत कोरोना वायरस को भी कवर कर लिया गया है। मोदी सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया था। इस योजना की शुरुआत 30 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर से शुरू की थी। कहां से शुरू हुई ये जरूर पता होना चाहिए। इस योजना के दायरे में आने वाले परिवार देश के किसी भी सरकारी अस्पताल या पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पताल में प्रत्येक साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पा सकते हैं। इलाज पूरी तरह से कैशलेस है और कई गंभीर बीमारियों को इसमें कवर किया गया है। यह एक तरह से फैमिली फ्लोटिंग इंश्योरेंस कवर है और इसमें 5 लाख रुपए से परिवार के सभी सदस्य कवर किए जाते हैं। तो ये योजना काफी अच्छी है। 30 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शुरू हुआ था। इसके लिए जो जरूरी है वो होना चाहिए आपके पास राशन कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन का कार्ड, BPL कार्ड वगैरह होना चाहिए। तो इसके जरिए आप इस योजना में रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस योजना में रजिस्टर करना चाहिए तो बिल्कुल रजिस्टर करिए, क्योंकि इसके जरिए कैशलेस जो इलाज है, बीमारी कभी बता के नहीं आती, तो ये काफी सही योजना है उसके लिए। आयुष्मान भारत 2 पॉइंट याद रखेंगे। अभी 1 करोड़ लाभार्थी पूरे हो गए, 5 लाख रुपए इसका लिमिट है। 30 अप्रैल 2018 को चालू हुई थी छत्तीसगढ़ के बीजापुर से।
अगली जानकारी है लता मंगेशकर जी ने एक गाना गाया है, काफी दिनों बाद उन्होंने कोई गाना गाया है, उसका नाम है जयतु भारतम। सिर्फ लता मंगेशकर ही नहीं, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाली भावना को बढ़ाने के लिए जयतु भारतम। आत्मनिर्भर की बात करें तो अभी जो, जैसा कि आप सभी को पता है कि मोदी जी ने जो लास्ट टाइम एक अनाउंसमेंट की थी, जो उसमें एड्रेसिंग की थी पब्लिक के साथ, उसमें उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में बातचीत की थी, तो उसी को आगे लेके आए हैं। उन्होंने ये गाना भारत के लोगों और प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित किया है। इस गाने में अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, शान, उदित नारायण, पंकज उदास, अलका याग्निक, रेखा, आशा भोसले, एसपी बालसुब्रमण्यम, शंकर महादेवन, सोनू निगम और कैलाश खेर सहित 200 से अधिक गायकों ने इसे गाया है। इस गीत को प्रसिद्ध संगीतकार, कवि, लेखक प्रसून जोशी द्वारा लिखा गया था। तो जयतु भारतम ये गीत अभी गाया गया, और लता मंगेशकर जी इसकी मेन सिंगर रही। लता मंगेशकर जी से याद आया कि एमपी लता मंगेशकर अवार्ड अभी हाल ही में घोषित किया गया था, फरवरी मार्च में घोषित किया गया था। इस बार ये पुरस्कार एमपी लता मंगेशकर अवार्ड जो दिया गया है वो सुमन कल्याणपुर और कुलदीप सिंह को दिया गया था। सुमन कल्याणपुर गायिका है, कुलदीप सिंह जो है वो म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर है। अगली जानकारी है गोविंद राजुलू चिंटाला। ये नाम तो मैं कभी नहीं बोलने वाला। चिंटाला जी जो है वो नाबार्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। सरकार ने गोविंदा राजुलू चिंटाला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है, और कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो ये जो बैंक है ये सबसे ऊपर आता है कृषि लोन देने के लिए और कृषि की अवस्था को सुधारने के लिए। इसका सबसे बड़ा मेन मोटिव है। वर्तमान में ये नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक हैं, और केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 2 साल के लिए चिंटाला जी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इनसे कैनरा बैंक के वर्तमान महाप्रबंधक साजी केवी जी की नियुक्ति को 5 साल के लिए नाबार्ड के डिप्टी एमडी के रूप में भी मंजूरी मिली है। तो कैनरा बैंक के जो वर्तमान महाप्रबंधक है साजी केवी, उनको डिप्टी एमडी बनाया गया है, जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर जो आपको बनाया गया है और उनको राष्ट्रीय कैसे नाबार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, वो कौन होंगे? आपके गोविंदा राजुलू चिंटाला। नाबार्ड की बात करें तो भाई इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। वर्तमान समय में हर्ष कुमार भावला जो थे कार्य कर रहे थे, अब उनकी जगह कौन आ जाएंगे? आपके चिंटाला जी आ जाएंगे, और मुंबई इसका जो है वो मुख्यालय है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं इसे। महाराष्ट्र में स्थित एक भारत का शीर्ष बैंक है। नाबार्ड के बाद प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम का भी एक पोर्टफोलियो है, जिसमें एक समर्पित उद्देश्य के स्थापित कोष के माध्यम से जल सभर विकास, आदिवासी विकास और नवीनशील फॉर्म जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। ये इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है, राष्ट्रीय कृषि और निर्माण और ग्रामीण विकास बैंक। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। अब बारी है आज के हमारे न्यूज फटाफट की। न्यूज फटाफट में आपको सिर्फ 2 या 3 पॉइंट ही याद करने होते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। अब आप जानकारी के लिए जान लो कि इसको क्यों मनाया जाता है। भारत की सिफारिश पर विश्व भर में 21 मई को इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है, यानी अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और भारत की सिफारिश की गई है, तो ये डे काफी इंपॉर्टेंट है। 21 मई अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस को मनाए जाने का जो उद्देश्य है, चाय उत्पादक और चाय श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करना है। चाय उत्पादक देश इस व्यवसाय से बहुत लाभ कमाते हैं, लेकिन चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत आज भी बहुत खराब है। इस तरह से अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस का उद्देश्य चाय श्रमिकों के अधिकारों, दैनिक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इंटरनेशनल टी डे कब मनाया जाता है? 21 मई को। 21 मई को एक और दिवस है, विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस। हर साल 21 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, यानी संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो ये कि सांस्कृतिक संवाद, विविधता, समावेशन के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाना। और सीधा सा मतलब यह है कि यूनेस्को के 4 पॉइंट हैं, 4 लक्ष्य हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए यहां पर ये डे मनाते हैं। पहला कि सांस्कृतिक वस्तुओं और सेवाओं के संतुलित प्रवाह को बनाए रखना और कलाकारों और सांस्कृतिक पेशेवरों की गतिशीलता बढ़ाए रखें। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे फोक डांस हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, तो उनको किसी तरीके से जीवित रखा जाए, उनके लिए जागरूकता पैदा की जाए। सतत विकास ढांचे में संस्कृति को जोड़ना, यानी कि कल्चर को एक इंपॉर्टेंट प्लेस प्रदान करना। हम डेवलपमेंट तो सही है, अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अपनी पिछली संस्कृति को ना भूलें। मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, संस्कृति के लिए शासन के स्थायी प्रणालियों का समर्थन करना। तो 21 मई को एक और डे मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डायलॉग। 21 मई को एक और डे है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, यानी कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस।
नेशनल एंटी टेररिज्म डे जो है ये 21 मई को हर साल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत के जो छठे प्राइम मिनिस्टर थे, 7th नहीं, छठे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनकी हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु में 21 मई 1991 में। और उनकी इस जघन्य अपराध के मतलब उनकी जिस तरह से हत्या की गई, ये आतंकवादी को एक जघन्य अपराध था और उसकी याद में आप कह सकते हैं कि इस दिन को मनाया जाता है और इसको राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं, राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन। अगली जानकारी है लेसेथो। लेसेथो कहां है? ये दक्षिण अफ्रीका का एक देश है और मसेरू लेसेथो की राजधानी है। लेसेथो की राजधानी जरूर याद रखिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी ऐसे देश भी हमारे सामने आते हैं जिनकी राजधानी हमने सुनी भी नहीं होती। तो लेसेथो एक बहुत छोटा सा देश है और विश्व का सबसे छोटा देश आप एरिया के मामले में कह भी सकते हैं इसे। तो लेसेथो की जो राजधानी है वो है मसेरू। तो दक्षिण अफ्रीका देश लेसेथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन, नाम भी एकदम माशाल्लाह, थॉमस थाबेन ने अभी औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनकी गठबंधन सरकार गिरने के बाद 80 वर्षीय प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है। वह ऑल बसेथो कन्वेंशन पार्टी के नेता हैं और उन पर पद से हटने के लिए दबाव डाला जा रहा था क्योंकि उन्हें और उनकी वर्तमान पत्नी के एक हत्या के मामले में शामिल होने का संदेह है। इस कदम से देश में लंबे समय से जारी राजनीतिक संकट खत्म हो जाएगा और थाबेन की जगह वित्त मंत्री मोसेट्सी मोजेरो लेंगे। अब यहाँ पे दोनों जानकारी है कि किसने इस्तीफा दिया, थॉमस थाबेन ने। लेसोथो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोसेट्सी माजोरो। मोसेट्सी माजोरो। विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे जो है ये 20 मई को मनाया जाता है। विश्व माप विज्ञान दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। यह दिन 20 मई 1875 को पेरिस में मीटर कन्वेंशन नामक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने की वर्षगांठ की याद दिलाता है, जिसके द्वारा वजन और माप का अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो यानी कि BIPM बनाया गया था। विश्व माप विज्ञान दिवस 2020 का विषय है वैश्विक व्यापार के लिए मापन, यानी कि मीटरिंग फॉर ग्लोबल बिजनेस। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिटेल में। अब बारी है वन लाइनर, ताकि आप रिपीट कर सकें, याद कर सकें। हाल ही में इस्तीफा देने वाले थॉमस थाबेन किस देश के प्रधानमंत्री थे? लेसोथो के। भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है दिलीप ओबमेन। भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा। और नेपाल द्वारा जारी मानचित्र में भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में दिखाया गया है। WHO के कार्यकारी बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान लेने वाले हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कैबिनेट ने कल्याण के लिए प्रधानमंत्री वय योजना, तो यहाँ पे वृद्धावस्था कल्याण के लिए कब तक इसको बढ़ा दिया है? जो ये पहले 2020 में खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसे 2030 तक यानी 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को कब लॉन्च किया था? 2018 में। कहां से लॉन्च किया था? छत्तीसगढ़ के बीजापुर से। किसने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए एक गाना गाया है जिसका शीर्षक जय तू भारतम है? तो वैसे 200 गायकों ने गाया है, लेकिन उसमें से लता मंगेशकर जी का नाम प्रमुख है। सरकार ने किसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो बने हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। हर साल विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को। और भारत में हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। और विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। तो आज 3 दिन है, एक आपका चाय दिवस हो गया और सांस्कृतिक विविधता दिवस हो गया और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। अब बारी है क्विज की। कैबिनेट ने कल्याण के लिए कौन से प्रधानमंत्री कब तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का विस्तार कर दिया है? तो 2023 तक। हाल ही में इस्तीफा देने वाले थॉमस थाबेन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो लेसोथो के थे। लेसोथो के बने नहीं है, इस्तीफा दे दिए हैं, तो लेसोथो के वो प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। मोजेरो जो जी है वो आपके प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है आपका दिलीप ओबमेन। भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है एल्स्टॉम। किसके द्वारा जारी मानचित्र में भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को अपने हिस्से में दिखाया गया है? और बाद में भारत ने इस नक्शे को खारिज कर दिया है कि इसको कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होगी, मतलब इस नक्शे को नहीं मानेंगे, भारत नहीं मानेगा इस नक्शे को। तो नेपाल
नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम बिगड़ रहा है और चीन जो है वो नेपाल के ऊपर अपना अच्छे से कब्जा जमाने की पूरी कोशिश कर रहा है और नेपाल उसमें साथ भी दे रहा है। राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे ही होते हैं। तो हाल फिलहाल WHO के कार्यकारी बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी का स्थान कौन लेने वाले हैं? वो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च की थी? तो 2018 में ये योजना छत्तीसगढ़ के बीजापुर से लॉन्च की गई थी। किसने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करते हुए एक गाना गाया है, गीत गाया गया है, जय तू भारतम? इसको लिखा है प्रसून जोशी ने, लता मंगेशकर। तो गीत के बोल है जय तू भारतम, गाया है आपके लता मंगेशकर ने और संगीतकार और आपके इसके गीतकार है प्रसून जोशी, है ना। ऐसा कुछ एयर इंडिया रेडियो वाला कुछ याद आ रहा है मुझे। सरकार ने किसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट का हेड बना दिया है, अध्यक्ष बनाया है? तो उनका नाम है भाई गोविंद राजुलू चिंटाला। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाते हैं। भारत की सिफारिश पे हर साल हम 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं। और हर साल विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 मई को मनाया जाता है। और भारत में हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की हत्या के दिन इसको मनाते हैं। और विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? विश्व माप विज्ञान हर साल हम 20 मई को मनाते हैं। तो ये रहे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और कल भी मैंने आपसे कहा था यार 2000 लाइक करा देना, लेकिन आप लोगों ने कराया नहीं। ठीक है, तो आज करा दीजिएगा। अगर आपको मौका मिले तो 2000 लाइक करा दीजिए। अपने दोस्तों को बताइए, अपने घर वालों को बताइए, पापा वापा का फोन होगा उससे भी लाइक कर दीजिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय और ख्याल रखिएगा अपना।